हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम ऊटवाल। मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊटवाल। मेरे इस चैनल में मैं आपको शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि संभाजी महाराज ने कलश अभिषेक किया था और उस कलश अभिषेक का किस तरीके से बुरा मतलब निकाल के उनके विरोधियों ने उनकी किस तरीके से बदनामी फैलाई थी, शिवाजी महाराज तक वो बदनामी कैसे पहुंचाई थी, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संभाजी युवराज और युवरानी को लेकर संगमनेर के नावड़ी बंदर के किनारे पर आकर उतरी थी। संभाजी राजा दूर तक फैले हुए चिंचोली खाड़ी का पानी का चमचमता पट्टा निहार रहे थे। भीड़ के बन में हवा गोल गोल घूमने की आवाज़ आ रही थी। शाम का वक्त था। लाल बादल दरिया के दर्पण में उतरा हुआ था। मछुआरे मच्छीमारी कर कर आए हुए थे। मछुआरे शाम के वक्त समुंदर में उनकी नाव गोते खा रही थी। घुटनों तक का काष्टा पहना हुए, गले में मोतियों का हार, बालों में फूलों के गजरे, स्त्री पुरुष मछुआरे आनंद से थिरक रहे थे। सर पर लाल टोपी पहने हुए, घुटनों तक रुमाल बांधा हुआ था। लुंगी मोड़कर बांधी हुई थी। मछुआरों की नाव पट्टे पर ताल से नाच रही थी। वल्लव रे नाकवा हो, वल्लव रे मुरारी, नाव देखो हमारी थिरकी दरिया के किनारे। शंभू बाल को छोड़कर श्रृंगारपुर में क्यों गए राजन परदेश में। बोल रे बोल मेरे प्रभु मल्हारी। वो गीत कान पर पड़ते ही संभाजी राजा येसुबाई और कवि कलश की ओर देखकर हंसने लगे। संगमनेर गांव में जैसे संभाजी राजा का मन ही मोह लिया था। संगमनेश्वर गांव ने जैसे संभाजी राजा का मन मोह ही लिया था। वरुणा और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा हुआ था ये नगर। युवराज को बहुत पसंद था। एक वक्त में नगर का नाम राम क्षेत्र था। यहाँ अनेक मंदिरें बनाए गए थे। 7वीं शताब्दी में चालुक्य का राजा कर्णवीर ने संगमनेश्वर की ओर आया था। उसने अपनी राजधानी का निर्माण किया था। इतना ही नहीं, कर्णेश्वर नाम के पाषाणों से भव्य मंदिर बांधे थे। कर्ण के काल में ही छोटे खानी नगरों में 309 मंदिर बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे। संपूर्ण गांव को एक जूना तट भी था। शिवाजी राजा का उदय होने से पहले आदिल शाह का एक सूबेदार यहाँ रहता था। जैसे ही हिंदवी स्वराज्य बढ़ा, वैसे ही अंबा घाट से उतरकर कोंकण में आने की आदिल शाह के अमलदारों की हिम्मत नहीं हो सकी। संभाजी राजा ने कर्णेश्वर जाकर सपत्नीक दर्शन लिए। संगम पर एक दूसरे की बाहों में लेकर एक हो जाने वाले दोस्तों के एक दूसरे की बाहों में लेकर एक हो जाने वाले दो नदियों का पानी देखकर संभाजी राजा का मन बेचैन हो जाता था। वो कवि कलश से बोले, इन दो नदियों का संगम देखकर हमारा मन अजीब सी बेचैनी से बेचैन हो जाता है। किसी अनजाने रिश्ते का एहसास इस जगह से हमें महसूस होता है। ना जाने क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से, किसे पता। युवराज ने कस्बे की बाजू से एक ऊंची जगह देखी। चारों बाजू से नारियल के पेड़ों से, पीछे बाजू में नदी का पानी, खिलखिलाता पानी, चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से सजा हुआ पर्वत। संभाजी राजा बोले कवि कलश से, यहाँ पर इस जगह पर हमारे लिए एक सुंदर सा बाड़ा बनाइए। ये जगह हमें बहुत पसंद है और यहाँ पर निसर्ग का साथ भी मिलेगा। गांव की तरफ से कोल्हापुर से आने वाले रास्ते पर दहशत भी रख पाएंगे।
रात के खाने के लिए युवराज बाड़े की ओर निकले। पालकी छोड़कर वो दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। वापस आए श्रृंगारपुर दिशा की ओर। घने वृक्षों से सजा हुआ दरी खोरियों में अब अंधेरा उतरने लगा था। अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए हाथों में मशालें थी। संभाजी राजा कस्बा पार करते ही 2-3 गरीब किसान मछुआरों की जाति जमाती के युवराज के रास्ते पर अड़ गए। तभी युवराज के सेवक बोले, हटो, पीछे हटो, चलो, और हाथ से उन्हें पीछे हटाने लगे। पर बाल राजा, माए बाप, मालिक, रुकिए, जरा रुकिए, ऐसे करुण चीखें तेजी से दौड़ते हुए जाते हुए युवराज के कान पर सुनाई पड़ी। उसी के साथ युवराज ने लगाम खींची, अपना घोड़ा पीछे घुमाया, युवराज को रुकवाया। रुका हुआ देखते ही गश्ती वालों की परवाह किए बगैर किसान आगे दौड़े। उन्होंने उनकी शिकायत और वो उनकी शिकायत करने लगे, चिल्ला पुकार करने लगे, माए बाप, सरकार, बचाओ बचाओ, चीखने लगे। संभाजी राजा को कोई गंभीर प्रसंग आने का युवराज को अंदाजा हो गया। तुरंत घोड़े पर से नीचे कूदे। अपने साथी कवि कलश भी उनके साथ ही नीचे कूद गए। गरीब किसान उन्हें गोल घेरा कर खड़े हो गए उनके आजू बाजू। एक बुढ़ा किसान रोते हुए कहने लगा, माए बाप, सरकार, हम कैसे जिएंगे बताइए, ये सारा कुछ हमारा जब्त कर लिया गया है। देखिए। संभाजी राजा ने पूछा, किसने दिया है ये हुक्म? किसान बोला, सीधा रायगढ़ से आया है, देखिए। सूखे हुए दुबले पतले 2-3 किसान एक साथ बोले। संभाजी राजा बोले, कविराज, जरा देखिए, कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है। खास संभाजी राजा डगमगे बगैर बिना बोले, यहाँ का सारा कामकाज अधिकार हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में होते हुए रायगढ़ से हुक्म आने का क्या कारण? उन गलित गात्र किसानों के हाथों से कागज कविराज ने लिया और हल्की आवाज में बोले, उनके वर्षा के अनेक वर्षों से खेती का लगान रुका है, वसूल किया गया नहीं है, इस वजह से जब्त करने का आदेश आया है लगता। संभाजी राजा बोले, पर उस पर हस्ताक्षर किसके हैं? रावजी सोमनाथ के, अन्नाजी दत्तों के हुक्म पर भेजा गया है, ये साफ लिखा है। पीठ से लगा हुआ और उन कृष किसानों को मन में फिर से डर की लहर उठने लगी। 8-10 जनों ने सीधा संभाजी राजा और येसुबाई के पैरों पर गिर गए और रोने लगे। हम भी क्या कर सकते हैं मालक, गए 7 सालों से फसल उगी ही नहीं है। नहर का पानी सीधा नीचे बह जाता है, खेत में तो बांध ही नहीं रहता है और फसल उग नहीं पाती है। किसानों ने तंग आकर फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर ली है। दया करिए माए बाप, न्याय कीजिए। मेहनती गरीबों के लीन दिन शरीर देखते ही दूसरे किसी सबूत की ज़रूरत ही नहीं थी। तभी तुरंत संभाजी राजा ने संगमनेर के थानेदारों को बाजू में ले जाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया और कवि कलश जी को माफ़ीनामा लिख कर देने का आदेश दिया। युवराज ने तुरंत किसानों को न्याय दिया और सभी गरीबों किसान खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। हम मिलेंगे इसके अगले सेकंड पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए सेकंड पार्ट देखिए। धन्यवाद।